आज हम ये पार्ट थर्ड के पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट की चर्चा करेंगे। ये जो हमारा पहला पेपर है ये पाश्चात्य राजनीतिक विचार वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का है। इस के 5 जो यूनिट है उसमें पहली यूनिट है उसके 2 टॉपिक है। एक है प्लेटो और दूसरा है अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ये फर्स्ट यूनिट है अपनी। और सेकेंड यूनिट उसमें सन ऑगस्टाइन थॉमस एक्विनास, उसका टॉपिक है थॉमस एक्विनास। और तीसरा टॉपिक है निकालो मैकियावेली। इसमें विद्यार्थियों केवल मैकियावेली लिखा हुआ आता है। इसमें केवल मैकियावेली लिखा हुआ आता है। इसके बाद में हमारी तीसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो 3 है। पहला है थॉमस हॉब्स, दूसरा है जॉन लॉक और तीसरा जो टॉपिक है वह है जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट। चौथी जो यूनिट है उसमें हमारे जो टॉपिक है वो बेंथम, जेएस मील, इसका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मील, और तीसरा है ग्रीन, इसका नाम है टीएच ग्रीन। इस टीएच ग्रीन का पूरा नाम है थॉमस एल्स ग्रीन। इसमें बेंथम के बाद में जो मील है उसको जेएस मील कहते हैं। विद्यार्थियों आप जैसे पीजी में जाओगे वहां पर जेएस मील और है जिसको जेम्स मील बोलते हैं। जेम्स मील का ही सबसे जो ज्येष्ठ पुत्र था, जो बड़ा लड़का था, जिसका नाम था जेएस मील, जॉन स्टुअर्ट मील। इसके बाद में जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट में 2 टॉपिक है। एक है हीगल, दूसरा है कार्ल मार्क्स। तो ये जो 2 टॉपिक है ये हमारी 5वीं यूनिट में। विद्यार्थियों हम गहराई से देखें तो पहली और 5वीं यूनिट में केवल 2 टॉपिक है। दूसरी, तीसरी और चौथी इसमें 3 यूनिट है। सन ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास, निकोलो मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मील, थॉमस ग्रीन की चौथी यूनिट। 5वीं यूनिट है वो कार्ल मार्क्स और हीगल है।
विद्यार्थियों ये पांचों जो यूनिट है देखने में बिल्कुल छोटा लगता है, लेकिन वेस्टर्न थॉट अपने आप में राजनीति विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा ही होती है, और उसमें भी नैतिक मूल्यों के आधार पर जो अध्ययन किया गया था या जो अध्ययन दिया गया था बहुत महत्वपूर्ण था। हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम का जो पहला टॉपिक है वो प्लेटो। उस प्लेटो के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। प्लेटो कौन था, उसने किससे प्रभावित होकर के अपना चिंतन दिया। प्रत्येक विचारक, लेखक, दार्शनिक या व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी वो किसी न किसी विचारक से, अपने किसी आदर्श से प्रभावित होता है, और उसके आदर्श से प्रभावित होकर के वो अपनी एक विचारधारा देता है। तो यहां पर हम अध्ययन करेंगे प्लेटो। प्लेटो के अध्ययन के बारे में अपन इसका शुरू से ही जीवन परिचय के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे तो इस प्रकार होगा, 428 से लगा करके 348 के बीच। विद्यार्थियों हम सामान्य से कोई भी ईसा पद्धति को पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5 या 10 100 200 500 फिर 1800 फिर अब 1900 अभी 2001 चल रहा है। ये ईसा के पूर्व से है, तो इनको हमारे को पढ़ने पड़ेगा 428 फिर 427 426 इस प्रकार 400 फिर 399 फिर 380 फिर हम पढ़ेंगे 348 उससे पहले पढ़ेंगे 350, यानी कि इस प्रकार चलेगा। देखिए विद्यार्थियों, यूरोप है वो विश्व की तीसरी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व की जो थी, जिसको हम पढ़ेंगे तो चौथी और तीसरी शताब्दी जो ईसा पूर्व की थी, वो न केवल यूरोप बल्कि संपूर्ण विश्व की एक प्रयोगशाला मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहां पर न केवल प्लेटो, अरस्तु, सुकरात जैसे लोग हुए हैं, बल्कि ऐसे कई लोकतंत्र के उपासक भी इस कालखंड में। प्लेटो का जो जन्म होता है वो यूनान में 428 और 427, यहां पर कंफ्यूजन है, लेकिन अधिकतर विद्वान इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि प्लेटो का जन्म है वो 428 ईसा। प्लेटो एक कुलीन राजघराने में, यानी कि प्लेटो का जो जन्म हुआ था वो अपने आप में एक राजा के घर में हुआ था। उस कुलीन घराने में जन्मा हुआ राजकुमार किस प्रकार लोकतंत्र का उपासक बनता है, या किस प्रकार राजनीति विज्ञान की नींव रखता है, या किस प्रकार प्लेटो है वो राजनीति विज्ञान को आगे बढ़ाता है, उसके बारे में हम आज चर्चा। प्लेटो का जो शरीर था वो बहुत गंभीर था, सुदृढ़ था, और दिखने में उसका व्यक्तित्व और चेहरा बहुत आकर्षक था। इसी सौंदर्य के कारण और गठीले शरीर के कारण इसका नाम प्लेटो पड़ा। प्लेटो अपने गुरु सुकरात से बहुत प्रभावित थे। 428 के बाद में जब जन्म होता है और लगभग 30 साल का होता है, तब तक अपने गुरु के सानिध्य में अधिकतम समय बिताता है। तो अधिकतम समय में वो गुरु के सानिध्य में रहते हुए बहुत कुछ सीखता है, और
399 ईसा क्या हुआ कि इसको सुकरात को जहर दे दिया गया। सुकरात को जहर दिया गया। सुकरात जो था वो प्लेटो का क्या था? गुरु था। जितने भी इथिक्स हैं, जितने भी विज्ञान है या जितनी भी नैतिक विज्ञान है वो सारे सुकरात से शुरू होते हैं। सुकरात उनको आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। विद्यार्थी एक बात ध्यान देने योग्य है, जो सही बात होती है उसका प्रतिरोध होता है समाज में। जो प्लेटो राजनीति विज्ञान की इस प्रकार की नींव रखता है वो किससे प्रभावित होता है? सुकरात से प्रभावित होता है, अपने गुरु से प्रभावित होता है। प्लेटो के परिवारजन जितने भी थे या उसके अलावा जितने भी उस कालखंड के अभिजन या अभिजात्य वर्ग या शासक वर्ग था वो प्लेटो के विरुद्ध होता है, क्योंकि प्लेटो उस समय के युवाओं का केंद्र बन जाता है। क्योंकि प्लेटो एक आदर्श वाक्य देता है। प्लेटो कहता है सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है, अच्छी बातें ही ज्ञान है। तो प्लेटो पर राष्ट्रों का मुकदमा चलाया जाता है और उसे मृत्युदंड की सजा दी जाती है। और मृत्युदंड की सजा में तत्कालीन कालखंड की जो व्यवस्था थी वो इस प्रकार की थी, किसी भी व्यक्ति को जो दंड दिया जाता था वो सहज स्वीकार किया जाता था, क्योंकि राजा ही दंडनायक था, यानी कि राजा ही न्यायाधीश था। राजा ने जो बात की वो सही मानी जाती थी, क्योंकि राजा में ही न्याय विद्यमान रहता था। हम देखिए भारतीय चिंतन में हम देखते हैं मीरा को विष का प्याला दिया, मीरा ने हंसते हंसते पी लिया। मीरा चाहती तो प्रतिरोध भी कर सकती थी। वर्तमान में हम देखें तो जितने भी अपराधी उनको दंड नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर क्या है? प्लेटो को मृत्युदंड के रूप में क्या दिया गया कि आपको जहर का प्याला भेजा और उसने विषपान कर दिया। आज की तारीख में अपराधी भागते रहते, अपराधी को दंड नहीं मिलता है। उस समय जिसको भी राजा ने जो दंड दिया है प्लेटो को गलत दिया गया था। प्लेटो लोकतंत्र की नींव रखता है, राजनीति विज्ञान की नींव रखने की बात करता है, युवाओं में आदर्श के रूप में पनपता है, क्योंकि उसने कहा अच्छाई ही सब कुछ है, सद्गुण ही ज्ञान है। कालांतर में मैक्सी इस बात को कहता भी है कि प्लेटो में सुकरात पुनर्जीवित हो गया, यानी कि सद्गुण ही ज्ञान है। इसी बात को जब उसके गुरु को, प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड की सजा के रूप में जहर का प्याला भेजा जाता है या मृत्युदंड में विषपान करवाया जाता है, तो वह क्या होता है कि उसको हंसते हंसते पी लेता है। कालांतर में क्या होता है, जैसे ही उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती है वो मर जाता है। प्लेटो विभिन्न देशों का भ्रमण करता है। ऐसा कहा जाता है कि प्लेटो इटली और यूरोप के विभिन्न देशों में घूमते घूमते यहां पर गंगा के किनारे तक भी पहुंचता है। तो 12 साल तक भटकता है। 399 में प्लेटो को अपने गुरु की मृत्यु के कारण अपना देश छोड़ना पड़ता है और 388 में, यानी कि 12 साल, 1999 में ये उल्टा कालखंड चलता है। तो 388 में वह एक एकेडमी की स्थापना करता है, अकादमी की स्थापना करता है। वहां पर विभिन्न प्रकार के अपने प्रयोग करता है और कई प्रकार के ग्रंथों की रचना करता है। रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, जिसको स्टेटमेंट भी कहा जाता है, स्टेटमेंट, और लॉज। रिपब्लिक कृति जितनी भी लिखी गई है पुस्तक के, कालांतर में रूसो इस बात को कहता है कि शिक्षा पे जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं
उन सब में सबसे महत्वपूर्ण प्लेटो द्वारा लिखी गई रिपब्लिक कृति है। तो प्लेटो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि प्लेटो आदर्श राज्य के क्षेत्र में, प्लेटो साम्यवाद के रूप में, प्लेटो न्याय व्यवस्था के रूप में अपने सिद्धांत इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से देता है। और प्लेटो इस बात की चेष्टा करता है कि किस प्रकार आदर्श राज्य तथा आदर्श शासक को प्रतिष्ठित किया जाए। प्लेटो ने अपने 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों के अलावा अपोलोजी सहित कई किताबों को भी लिखा है। और प्लेटो के द्वारा जो न्याय व्यवस्था दी गई है, वो न्याय व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। आज हम थोड़ी सी चर्चा प्लेटो के न्याय व्यवस्था पे करेंगे। उसके बाद में विस्तृत रूप से कल जब हम बैठेंगे, जब इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे कि प्लेटो तत्कालीन कालखंड में जो यूनानी की प्रचलित न्याय व्यवस्थाएं थी, जो विकृत रूप की, उस पर किस प्रकार प्रहार करता है, उसको असंगत अनुचित करार देते हुए अपनी न्याय पर एक नवीन विचारधारा या नवीन एक अवधारणा जो देता है, उसके बारे में हम कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज हम केवल इतना ही समझते हैं कि प्लेटो ने तत्कालीन कालखंड की जो 3 प्रकार की न्याय व्यवस्थाएं थी, उन पर करारा प्रहार किया और अपनी 2 प्रकार की न्याय व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की।